साथियों, ज्योतिष में कुंडली का फलादेश करते समय सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह अगर कोई बनता है तो वो चंद्रमा होता है, क्योंकि लग्न के बाद चंद्रमा का ही स्थान आता है। यानी लग्न यदि हमारा व्यक्तित्व है तो चंद्रमा हमारा मन है, और मन अगर मजबूत नहीं होगा तो हमारे जीवन में हम किसी भी चीज का सुख भोग नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से चंद्रमा की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, यानी चंद्रमा ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। चंद्रमा हमारे जीवन में हमारी फीलिंग्स का, इमोशंस का कारक है, मन का कारक है, माता के साथ संबंधों का कारक है। इसे माता का कारक कहा जाता है। मानसिक शक्ति यानी मानसिक रूप से हम कितने स्टेबल होंगे, इसके साथ जल तत्व का कारक चंद्रमा माना गया। ट्रैवलिंग का कारक यानी हमारी यात्राएं कितनी सुखद होंगी। ये सारी जो स्थितियां हैं ये चंद्रमा पर निर्भर करती हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस स्थिति में बैठे हैं। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले कुंडली में चंद्रमा की बलवान व कमजोर स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। यानी सबसे पहले देखेंगे कि ऐसी कौन सी स्थितियां कुंडली में होती हैं जो कि बलवान चंद्रमा को प्रदर्शित करती हैं, दर्शाती हैं। और उसके बाद देखेंगे ऐसी कौन सी कुंडली में स्थितियां हैं जो कि कमजोर चंद्रमा को बताती हैं। दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि चंद्रमा के सामान्य लक्षण क्या हैं, और कुंडली में चंद्रमा अगर कमजोर या पीड़ित हो जाते हैं तो ये कैसे लक्षण हमें देते हैं, इसे भी समझेंगे। इसके बाद मैं आपको चंद्रमा को सही करने के 7 असरदार उपाय बताऊंगा, जिससे आप अपने चंद्रमा को मजबूत कर पाएं और उनसे अच्छे प्रभाव जीवन में ले पाएंगे। तो इनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सामान्य रूप से ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं कुंडली में जो कि बलवान चंद्रमा को दर्शाती है। यानी बलवान चंद्र की कुंडली में स्थितियों को देखेंगे। सबसे पहले जो स्थिति है वो है अगर कुंडली में चंद्रमा अपनी उच्च राशि और स्व राशि में बैठे हों। यानी चंद्रमा की जो उच्च राशि होती है वो है वृषभ राशि, 2 नंबर की राशि, यानी शुक्र की राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। इसी प्रकार इनकी जो स्व राशि यानी खुद की राशि है वो है कर्क राशि, 4 नंबर, जिसे हम 4 नंबर की राशि में कहते हैं। तो कर्क राशि में अगर बैठे हों या फिर वृषभ राशि में बैठे हों तो आप ये कह सकते हैं कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में आपके हैं। इसके साथ लग्न कुंडली में कारक ग्रह हो, यानी आपके चंद्रमा कुंडली में, लग्न कुंडली में कारक ग्रह होने चाहिए। अगर कारक ग्रह हैं और अपने मित्र की राशि में, जैसे कि सूर्य बुध की राशि में है, तो ये आप इन्हें बलवान समझिएगा। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि कारक ग्रह क्या होते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको कई बार समझाया है। इसके लिए आपको अपने लग्न को देखना होगा। यदि आपकी कुंडली में जो लग्न है यानी फर्स्ट हाउस में जो राशि लिखी हुई है, उस राशि के अनुसार आपकी कुंडली में चंद्रमा कारक ग्रह है या नहीं, इस पर डिपेंड करता है। तो यदि आपका कर्क लग्न है, वृश्चिक लग्न है या मीन लग्न है, इन लग्नों में चंद्रमा कारक ग्रह माने जाते हैं। इसके साथ साथ मेष और तुला लगन में भी ये अच्छे परिणाम देते हुए पाए गए हैं। तो आप मेष और लगन, तुला लगन के लिए, मेष लगन के लिए और तुला लगन के लिए भी इनको समझ सकते हैं। परंतु जो कारक ग्रह अगर चंद्रमा की बात करें तो कर्क, वृश्चिक और मीन लगन में चंद्रमा कारक ग्रह होते हैं। तो लग्न कुंडली के हिसाब से चंद्रमा कारक हो और अपने मित्र की राशि, मित्र की राशि कौन कौन सी, सूर्य की राशि और बुध की राशि, उसमें बैठा हुआ हो। अब मित्र की राशि, सूर्य की राशि है सिंह राशि, आप यहां से नीचे से देख सकते हैं। और जो बुध की राशि होती है वो है मिथुन राशि और कन्या राशि। इनमें मित्र होते हैं, यानी इनके मित्र हैं, तो इन राशियों में बैठे होंगे तो ये अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर मित्र की राशि में भी नहीं बैठे हुए अगर समझ लें और कुंडली में कारक हो चंद्रमा, तो ऐसे में आपको देखना है कि 6ठे, 8वें और 12वें भाव में ना चले जाएं। अगर 6ठे, 8वें, 12वें में बैठे हों और कुंडली में कारक हो तो भी उनके परिणाम में कमी आ जाती है। बाकी किसी भी स्थान में बैठे हुए हो सकते हैं, परंतु कुंडली में चंद्रमा आपको ये देखना है कि कारक होने चाहिए और 6ठे, 8वें, 12वें भाव में ना हो, तो आप उनके अच्छे परिणाम की कामना कर पाएंगे। इसके साथ अगर ये तीनों स्थितियां भी नहीं हो तो कम से कम आपको ये देखना है कि अपनी मित्र राशि में तो अवश्य होने चाहिए। यानी अपनी मित्र राशि में हो और शुभ ग्रहों से युक्त व दृष्ट हो, जैसे कि गुरु के साथ हो, शुक्र के साथ हो या फिर बुध के साथ बैठे हुए हो। हालांकि चंद्र बुध, जो बुध है उनकी चंद्रमा से शत्रुता है, परंतु चंद्रमा बुध से मित्रता रखते हैं। ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं कि बुध तो चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं, परंतु चंद्रमा बुध के साथ मित्रता रखते हैं। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट हैं और अपने मित्र की राशि में हैं और पाप ग्रहों से युक्त व दृष्ट नहीं है, जैसे कि शनि, राहु, केतु की दृष्टि इन पर नहीं हो, राहु की केतु के साथ नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि ये ग्रहण लगा देते हैं राहु केतु इन्हें, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो
अगर पाप ग्रहों से युत व दृष्ट नहीं होंगे और शुभ ग्रहों की युत दृष्टि है उन पर या फिर उनके साथ बैठे हुए हैं और अपनी मित्र राशि में हैं, तो आप ये कह पाएंगे कि आपके चंद्रमा अच्छी स्थिति में हैं। इसके साथ साथ और भी स्थितियों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नवमांश में कुंडली आपको इंपॉर्टेंट है चंद्रमा की देखना, उनके नक्षत्र देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मित्र नक्षत्र हो या फिर अपने ही नक्षत्र के चंद्रमा हो तो और अच्छी बात होती है। इसी प्रकार आपको कहीं ना कहीं स्थितियों को षडबल में भी देखना है कि षडबल में चंद्रमा कितने बली अवस्था में है। अगर षडबल में चंद्रमा बली अवस्था में है तो डेफिनेटली आप अच्छे परिणाम इनके ले पाएंगे। तो ये वो स्थितियां हैं जहां पर आपको देखना है। सामान्य रूप से आप इन 4 स्थितियों को देखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपके चंद्रमा बलवान स्थिति में कुंडली में है या फिर थोड़े से कमजोर स्थिति में है। कमजोर स्थितियों की बात हम आगे करने वाले हैं। अब अगर कुंडली में आपके चंद्रमा बलवान स्थिति में है तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपका जो मन है वो बहुत मजबूत होगा। मन मजबूत होगा यानी विल पावर आपकी स्ट्रांग होगी, निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होगी आपकी, अपने मन के अनुसार आप चलने वाले होंगे, यानी मन मौजी प्रवृत्ति के होंगे ऐसा व्यक्ति। इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति में, अपने मन के अनुसार चलेगा, लेकिन जिस अवस्था में होगा सुखी होगा क्योंकि उसका मन मजबूत है। सुखी जीवन को यह दर्शाता है चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में है। सुख का कारक भी चंद्रमा को कहीं ना कहीं माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। इसके साथ आप देखेंगे जल तत्व का कारक है, शीत रोगों से बचाव ये देगा अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है। माता के साथ आपकी हमेशा अच्छी बनेगी, यानी माता का कारक चंद्रमा को माना जाता है, तो आपका माता के साथ संबंध है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। ट्रैवलिंग का कारक है चंद्रमा, तो आपकी यात्राएं सुखद होंगी। अनावश्यक डिप्रेशन होना, तनाव होना, एंजाइटी होना, ये सारी चीजें आपको नहीं होंगी क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। सुखी व्यक्ति तभी होगा जब उसका मन सुखी होगा, अदरवाइज आप कैसी भी कंडीशन में हो, आपका मन ही अगर सुखी नहीं है, मन सुखी नहीं होगा तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं दुखी ही मानते हैं। और आजकल का जो युग है इसमें आप हर व्यक्ति मन के अनुसार ही चलने वाला है, यानी इन सारी चीजों से बचाव करते हैं, मानसिक रोगों से बचाव करते हैं, ऐसी स्थितियां हैं। अगर बली चंद्रमा है आपकी कुंडली में और खासकर त्रिकोण स्थानों में बली चंद्रमा है तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकर्षक बना देते हैं, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं सुंदरता के भी कारक, सुंदरता से भी चंद्रमा को कनेक्ट किया जाता है, आकर्षण से कनेक्ट किया जाता है, तो आकर्षित व्यक्तित्व के धनी होता है ऐसा व्यक्ति। और खासकर लग्न में अगर चंद्रमा स्वग्रही हो या फिर उच्च के बैठ जाए तो कहना ही क्या, ऐसा व्यक्ति के सम्मोहन शक्ति होती है, ऐसे व्यक्ति में दूसरे को आकर्षण करने की क्षमता होती है। आप ये देखेंगे आकर्षण का केंद्र बन जाता है ऐसा व्यक्ति कहीं पर भी हो, तो ये बली चंद्रमा की निशानियां हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब यदि कुंडली में सामान्य रूप से ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं जो कि कमजोर व पीड़ित चंद्रमा की निशानी है। ऐसी कौन सी कुंडली में स्थितियां हैं जो कमजोर व पीड़ित चंद्रमा को दिखाती हैं। तो सबसे पहले स्थिति को हम देखते हैं, चंद्रमा कुंडली में अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में बैठा हो। देखिए मंगल की राशि में चंद्रमा जाकर नीच राशि के हो जाते हैं, 8 नंबर की राशि। आप देखेंगे कालपुरुष की कुंडली में 8 नंबर की राशि आपके अष्टम भाव में आती है, और अष्टम भाव आपकी कुंडली से भाग्य के स्थान से 12वां भाव है, आयु मृत्यु का स्थान है, दुर्भाग्य का स्थान इसे कहा गया, आकस्मिक गेन का कहा गया। तो यहां पर आके चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, ये आपको समझना है। तो वृश्चिक राशि जो कि मंगल की राशि है उसमें चंद्रमा नीच के होते हैं। अगर आपकी कुंडली में वहां पर लिखे हुए हैं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि के हैं, यानी कमजोर स्थिति में है। इसके साथ आप देखेंगे कि कोई सा भी लग्न हो लेकिन चंद्रमा कुंडली में एक तो 6, 8, 12वें भाव में नहीं बैठे हुए होने चाहिए। 8वें और 12वें भाव में तो चंद्रमा के परिणाम अच्छे नहीं माने गए हैं, आप ये समझ सकते हैं। गोचर में भी चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव के चंद्रमा को अच्छा नहीं माना जाता, तो आप ये कह सकते हैं 6ठे, 8वें, 12वें भाव में अगर चंद्रमा आपके बैठे हैं तो ये कमजोर स्थिति में है, ये आप देखेंगे। इसके साथ आप देखेंगे कि पाप ग्रहों की राशि, जैसे कि शनि की राशि में अगर चंद्रमा है, शनि की राशि कौन कौन सी है, मकर राशि है, कुंभ राशि है, इसमें अगर चंद्रमा बैठे हुए हैं तो ये पीड़ित हो जाते हैं। और मंगल की राशि में भी आप ये कह सकते हैं कि चंद्रमा कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर मानते हैं, क्योंकि मंगल की एक राशि वृश्चिक राशि में तो ये नीच के हो ही जाते हैं। इसके साथ मृत अवस्था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मृत अवस्था की जो ग्रहों की अवस्थाएं हैं उसको आप राशि की स्थिति से देखिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस राशि में है, समभाव, सम राशि में है या फिर विषम राशि में है, उसके अनुसार अवस्था डिसाइड की जाती है। तो मृत अवस्था में अगर हुए 0, 28 और 29 डिग्री के, अगर लास्ट डिग्रीज के हैं, शुरुआत की डिग्री के हैं, ये सम और विषम राशि पे डिपेंड करेगा। अगर आप अवस्थाओं को, वीडियो को नहीं देखा है आपने तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, ज्योतिष सीखें की प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल पर, और वहां से आपको अवस्थाओं के ऊपर प्रॉपर वीडियो मिलेगा, उसे आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन सा ग्रह आपकी किस अवस्था में बैठा हुआ है। यानी चंद्रमा यहाँ पर कमजोर स्थिति में आ जाते हैं। अब अगली स्थिति देखते हैं, लग्न कुंडली के लिए चंद्रमा अकारक ग्रह हों,
यानी आपके फर्स्ट हाउस में जो राशि लिखी हुई है वही आपका लग्न होता है। उस लग्न के हिसाब से चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के लिए अकारक ग्रह हैं। अब साथियों, अकारक ग्रह क्या है? कारक और अकारक के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर लग्न सीरीज, जो लग्न सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जितने भी वीडियोस हैं उसमें मैंने सभी लग्न व राशि के लिए कारक और अकारक ग्रह बता रखे हैं। आप वहां से देख सकते हैं। तो अकारक ग्रह के बारे में अगर संक्षिप्त में बात करें तो आप देखेंगे कि चंद्रमा धनु, मकर, कुंभ और सिंह लगन में अकारक ग्रह होते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, धनु लगन में, मकर लगन में, कुंभ लगन में और सिंह लगन में चंद्रमा अकारक ग्रह होते हैं। तो अगर आपका लग्न में चंद्रमा अकारक हो रहे हैं और मित्र राशि में नहीं बैठे हैं तो ये आपको नेगेटिव परिणाम देंगे। यानी पाप राशि में बैठ जाएं या अपनी शत्रु की राशि में बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये अकारक ग्रह बन जाते हैं। यानी यहां पर चंद्रमा पीड़ित और कमजोर हो जाएंगे, ये आप समझिए। इसके साथ आपको देखना है कि कन्या और मिथुन लगन है अगर आपका, तो ये आपको वहां पर स्थिति देखनी है चंद्रमा की। अगर स्थिति थोड़ी सी भी पॉजिटिव है तो ये सम प्रभाव देते हैं, उन लग्नों में चंद्रमा सम प्रभाव देते हैं। तो अगर पॉजिटिव हो जाएगी तो आप अच्छे रिजल्ट की कामना कर सकते हैं, और वहीं पर अगर नेगेटिव हो जाए यानी पाप ग्रहों के साथ युक्त हो जाए, पाप ग्रहों की दृष्टि इन पे हो, तो फिर आपको इनके नेगेटिव परिणाम मिलेंगे। ये आपको समझना है। अगली स्थिति कहती है पाप कर्तरी योग में अगर चंद्रमा बैठे हों तो ये पीड़ित और कमजोर हो जाएंगे। पाप कर्तरी योग का मतलब है कि चंद्रमा कुंडली में जिस भी भाव में बैठे हुए हैं उसके अगले भाव में कोई पाप ग्रह हो और उससे पिछले भाव में अगर कोई पाप ग्रह बैठा है, यानी दोनों पाप ग्रहों के बीच में चंद्रमा आ जाएंगे तो ये पाप कर्तरी बना लेते हैं। ऐसे में चंद्रमा पाप कर्तरी से पीड़ित हो जाएंगे तो वो पीड़ित ग्रह बन जाएंगे, वहां पे पीड़ित हो जाएंगे आपके चंद्रमा। इसके साथ अगली स्थिति है कि पाप ग्रहों के साथ हो या फिर पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए चंद्रमा। युत और दृष्ट दोनों स्थितियों को समझिएगा। अगर चंद्रमा पाप ग्रहों के साथ बैठ जाएं जैसे शनि, राहु, केतु, या फिर इनकी दृष्टि इन पर हो तो भी ये पीड़ित हो जाते हैं, तो ये अपने अच्छे परिणाम नहीं करते हैं। ये आपको समझना है। तो इन स्थितियों को आप अपनी कुंडली में मिलाइए और देखिए कि कहीं आपके चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है, कमजोर तो नहीं है। और अगर पीड़ित हैं और कमजोर हैं तो ये आपको किस प्रकार के लक्षण देंगे, यानी कि अशुभ चंद्रमा या कमजोर या पीड़ित चंद्रमा के क्या लक्षण होते हैं, इसे हम अभी आगे समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, ज्योतिष में अगर किसी ग्रह को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है तो वो चंद्रमा ही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे मन और मस्तिष्क का कारक चंद्रमा ही है। हमारे विचारों पर चंद्रमा का अधिकार है, हमारी थिंकिंग पर, हमारे विचारों की जो शक्ति है उस पर चंद्रमा का अधिकार है। साथियों, हम किसी भी कार्य को जब करते हैं तो सबसे पहले हम उसे अपने मस्तिष्क में, अपने विचारों में संपन्न कर लेते हैं। और यदि हम किसी कार्य को नहीं करना चाहते तो पहले ही अपने विचारों में ही उसके बारे में नेगेटिव सोच लेते हैं। तो आपके विचारों में कितनी क्षमता है, इस पर चंद्रमा का अधिकार है। आपकी सोचने की जो क्षमता है वो कितनी गहरी है, इस पर भी चंद्रमा का अधिकार है। आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, इस पर चंद्रमा का अधिकार है। तो इसलिए चंद्रमा को सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह माना जाता है। चंद्रमा से हम अपनी माता को देखते हैं। चंद्रमा हमारे शरीर में लिक्विडिटी का यानी जल तत्व का कारक है। तो हमारे बॉडी में जितना भी जल पाया जाता है 65% तक एक वयस्क के शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है। तो उस हमारे शरीर पर भी चंद्रमा का अधिकार है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में चंद्रमा का कितना गहरा असर है। तो साथियों, यदि कुंडली में चंद्रमा अशुभ हो जाए तो ये किस प्रकार के सामान्य लक्षण देते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, अशुभ चंद्रमा सबसे पहले भावनात्मक असंतुलन देते हैं, यानी व्यक्ति की फीलिंग्स पर, उसके इमोशंस पर उसका काबू नहीं रहता। आपने देखा होगा ऐसे बहुत से लोग हैं जो छोटी सी बात पर ही कभी कभी रो देते हैं, यानी जहां पर उन्हें भावनाएं नहीं दिखानी चाहिए वहां भी वो अपनी फीलिंग शो कर देते हैं। उनका काबू नहीं होता अपने इमोशंस पर। या फिर व्यक्ति बहुत ज्यादा कठोर प्रवृत्ति का हो जाता है, यानी जहां उसे इमोशन दिखाने चाहिए वहां भी वो अपने इमोशंस नहीं दिखा पाता है। तो इस प्रकार से अशुभ चंद्रमा का लक्षण दिखाई देते हैं। किसी भी कार्य में मन ना लगना, यानी व्यक्ति का किसी भी जगह पे मन नहीं लगता, किसी भी कार्य को थोड़ी देर करेगा और उसे छोड़ने का प्रयास करेगा, तो कार्य में मन नहीं लगता। अत्यधिक चंचल प्रवृत्ति का व्यक्ति बन जाता है, यानी बार बार चीजों को बदलने का प्रयास करेगा, चलायमान हो जाता है, उसका मन चलायमान रहता है, कभी इधर तो कभी उधर। व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत रहने लगता है, और जब व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत होता है तो उसके मन में बहुत सी भावनाएं जन्म लेने लगती हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, अपने आप में वो दुखी होने लगता है, परेशानी का अनुभव करने लगता है। व्यक्ति को बिना बात के, छोटी सी बात पे टेंशन होने लगती है, सैडनेस, यानी जैसे कि मैंने बताया वो किसी ना किसी बात पे वो परेशानी अनुभव करने लगता है। जिस स्थिति में होता है वहां पर वो दुखी होता है। डिसइंटरेस्ट, यानी किसी भी चीज में उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसका मन नहीं लगता है, नेगेटिव थॉट्स मन में आने लगते हैं।
दुर्भावनाएं जन्म लेने लगती है, दूसरों के प्रति दुर्भावनाएं होंगी, दूसरों की निंदा करने लगता है व्यक्ति, कंसंट्रेशन उसकी लो हो जाती है, यानी एकाग्रता, जहां बैठेगा किसी चीज में वो ध्यान नहीं लगा पाएगा, उसकी एकाग्रता भंग होने लगती है। तो इस प्रकार के अशुभ चंद्रमा के कुछ लक्षण नॉर्मली यानी सामान्य तौर पर देखे जाते हैं। इसके साथ आगे देखें तो व्यक्ति स्वार्थी प्रकृति का बनने लगता है, व्यक्ति को केवल अपना लाभ दिखने लगता है, क्योंकि विचार हैं और विचारों पे कंट्रोल केवल चंद्रमा का है। तो इस प्रकार के विचार जन्म लेने लगेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि व्यक्ति निंदा करने लगता है, दूसरों की निंदा करना एक अपने आप में एक बड़ा लक्षण है, इस प्रकार का लक्षण आने लगता है। इसी के साथ व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, यानी डिसीजन जो मेकिंग है व्यक्ति की वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी। व्यक्ति सोच और समझ नहीं पाता किसी चीज को, और व्यक्ति छोटी से छोटी बात पर निर्णय नहीं ले पाता है, और यदि डिसीजन ले भी लेगा तो अपने डिसीजन से ही वो डरने लगता है, घबराने लगता है। इस तरह की स्थिति बनती है। इसके साथ साथ साथियों, चंद्रमा यात्रा का कारक माना जाता है, क्योंकि सभी 9 ग्रहों में सबसे तीव्र गति से चलने वाले चंद्रमा ही हैं। एक राशि में 2.25 दिन तक रहते हैं, तो इसलिए चंद्रमा को ट्रैवलिंग का कारक भी माना जाता है। तो यात्रा करने में परेशानी होने लगती है। व्यक्ति कहीं जाने का प्लान बनाएगा तो उसके प्लान में कोई ना कोई समस्या आ जाएगी, कैंसिल प्लान हो जाएगा, या फिर सामने कोई समस्या खड़ी हो जाएगी, यात्रा के बीच में परेशानी होने लगेगी। तो कहीं ना कहीं यात्रा में परेशानी देने लगता है अशुभ चंद्र। इसके साथ साथ माता से संबंध खराब होने लगते हैं व्यक्ति के, क्योंकि चंद्रमा को माता का कारक माना जाता है। माता से संबंध खराब होंगे, अदरवाइज माता की तबियत खराब होने लगेगी, उनके स्वास्थ्य में परेशानी देने लगेगा। और कहीं अत्यधिक अशुभ चंद्रमा हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति का बचपन में ही माता का देहांत हो जाता है। ऐसी चीजें देखने में मिलती हैं। इसके साथ साथ स्त्री पक्ष से संबंध खराब हो जाता है। यदि यहां पर शुक्र की कमजोर स्थिति कुंडली में बन गई और चंद्रमा भी कहीं अशुभ हो गए तो व्यक्ति का स्त्री पक्ष से संबंध अवश्य खराब होगा। स्त्री जातिकाओं से कभी नहीं बनेगी, स्त्री पक्ष से कभी नहीं बनेगी उसकी। इस तरह की स्थिति बनने लगती है। इसके साथ साथ आगे देखते हैं, व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा मानसिक रोगों के कारक है, मन के कारक हैं, तो मानसिक रोग इन्हीं के अंडर में आते हैं। तो व्यक्ति मानसिक रोगी बन जाता है, मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है व्यक्ति को, पागलपन वगैरह हो जाता है, दौरे वगैरह पड़ने लगते हैं व्यक्ति को। ऐसी चीजें मानसिक रोग के अंदर आती हैं। व्यक्ति को किसी ना किसी चीज का अनजाना डर लगने लगता है, अननेसेसरी फियर लगता है, कोई बात होगी नहीं फिर भी डरने लगता है। डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, अवसाद का शिकार हो जाता है व्यक्ति, किसी ना किसी चीज की एंग्जाइटी हो जाती है व्यक्ति को, घबराहट होने लगती है, किसी का डर बना रहता है, फोबिया हो जाता है व्यक्ति को किसी ना किसी चीज का। तो ये सारे मानसिक रोगों के अंदर आते हैं। इसके साथ साथ हमारे शरीर के वाटर लेवल के कारक भी चंद्रमा माने जाते हैं। तो हमारे शरीर में पानी से होने वाली बीमारियां जितनी भी हैं वो चंद्रमा के अंडर में आती हैं। जैसे कि डिहाइड्रेशन होना, दूषित पानी पीने से होने वाली बीमारियां हैं, टाइफाइड है, हैजा है, या फिर फूड पॉइजनिंग होना, पानी की कमी हो जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना, इन सारी बीमारियों के ऊपर चंद्रमा का अधिकार है। यानी अशुभ चंद्र ऐसी बीमारियां देते हैं। इसके साथ साथ हमारे रक्त में भी पानी की मात्रा पाई जाती है, तो रक्त विकार भी चंद्रमा हमारे शरीर में देते हैं। खून की कमी वगैरह होना, साइनस होना, सर्दी जुकाम हमेशा बने रहना, नेजल इन्फ्लेमेशन होना, फेफड़ों में पानी भर जाना, टीबी की बीमारी होना, निमोनिया होना, फेफड़ों से संबंधित और भी जितनी बीमारियां हैं ये भी चंद्रमा के अंडर में ही आती है। तो अशुभ चंद्र इन सभी बीमारियों के कारक बनते हैं। इसके साथ साथ आगे देखें तो मौसम संबंधी बीमारियां, जैसे कि मैंने अभी बताया था, सर्दी जुकाम खांसी, ये सारी बीमारियां अशुभ चंद्र के अंदर आती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होना, हमारे शरीर की लिक्विडिटी के कारण कारक चंद्रमा है। तो हमारे शरीर में कई ऐसे हार्मोन हैं जिस पर चंद्रमा का अधिकार है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने की समस्या भी हम चंद्रमा से देखते हैं। हालांकि शुक्र भी इनके कारक माने जाते हैं। तो इस चीज के लिए हमें शुक्र और चंद्र दोनों को देखना है। यदि दोनों की स्थिति खराब हो जाती है तो व्यक्ति के जो ग्लैंड सिस्टम है, शरीर में ग्रंथियों का सिस्टम है, शारीरिक ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, बहिःस्रावी ग्रंथियां हैं, इनमें समस्या पैदा होने लगती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या होने लगती है। तो साथियों, ये है कुछ अशुभ चंद्रमा के सामान्य लक्षण, अशुभ परिणाम दे रहे हैं। अब साथियों, हम अशुभ चंद्रमा के प्रभावों को शांत करने के लिए, यानी कि इसके अशुभ प्रभावों में कमी करने के लिए कुछ रामबाण उपाय आज आपको बताने वाले हैं। साथियों, ये जो आज उपाय मैं आपको बता रहा हूं, ये अनुभव में लिए हुए उपाय हैं और इन्हें बहुत से लोगों ने अपनाया है और इन्हें अपनाकर अपने चंद्रमा को उन्होंने बहुत हद तक सही किया है। आप भी इन उपायों को अपनाइए और अपने चंद्रमा को सही करने में लग जाइए। साथियों, सबसे पहले मैं आपको पर्सनैलिटी रेमेडीज के ऊपर कुछ बताऊंगा, यानी ऐसी समाधान जो आप अपने सामान्य जीवन में लागू करके आप चंद्रमा को सही कर सकते हैं। सबसे पहले जो पर्सनैलिटी रेमेडी है वो है ट्राई टू रिमेन काम, यानी कि आप अपने आप को शांत रखें।
तो साथियों ये कार्य करना यानी अपने आप को शांत रखना बहुत टफ होता है। खासकर यदि चंद्रमा अशुभ हो तो आपका किसी चीज में मन लगेगा ही नहीं, कंसंट्रेशन ही नहीं होगी, तो आप अपने आप को शांत कैसे कर पाएंगे। विचारों का आवागमन बहुत तेजी से होता है ऐसे व्यक्ति में, तो अपने आप को शांत रखना बहुत टफ होता है। तो इसके लिए खासकर मैं आपको 2-4 चीजें बताऊंगा, उसका यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंगली अपने आप को शांत कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि आप अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को निकाल दीजिए। कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आती है, थॉट्स तो आएंगी ही, तो उसे इग्नोर करिए आप, क्योंकि विचारों का मन में आवागमन चलता ही रहता है। तो उसे आप इग्नोर करिए, नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करिए और छोटी छोटी बातें जितनी भी हैं उनको भी इग्नोर कीजिए। व्यर्थ की बातों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, उन पर बिल्कुल मत सोचिए, ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत कीजिए। इसके साथ साथ आप प्रतिदिन अपने आप को समय दो, एकांत में बैठो, आप अपने आप से बात करो, या तो आप अपने आप से बात करो या फिर बिल्कुल शांत होकर एकांत में बैठो और ध्यान करो, मेडिटेशन की मुद्रा में बैठो, आसन लगाओ और अपने श्वास के आवागमन पर ध्यान दो। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप अपने आप को शांत कर पाएंगे। ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने आप को शांत करेंगे और अपने चंद्रमा को आप मजबूत करते जाएंगे। साथियों ये पर्सनैलिटी रेमेडी बहुत ही कारगर है, बहुत ही अच्छी रेमेडी है ये। इसके साथ हम आगे देखते हैं। आपको प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम करना है, योग करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, तो कोई ना कोई शारीरिक क्रिया आप प्रतिदिन अवश्य करें, जिससे आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होगा और रक्त विकारों से आप दूर होंगे। इसके साथ साथ प्रतिदिन आपको मॉर्निंग वॉक पर जाना है, हो सके तो गार्डन में नंगे पैर घास में आप घूमिए, उससे भी आप अपने चंद्रमा को अच्छा करेंगे, आपके अंदर शीतल तत्व बढ़ेगा। चंद्रमा शीतल प्रकृति के हैं। इसके साथ साथ फास्ट फूड या जंक फूड आपको बिल्कुल नहीं खाने, ये हमारे शरीर के पाचन को खराब करते हैं, तो इन चीजों से आपको दूर रहना है। तो साथियों ये थी कुछ पर्सनैलिटी रेमेडीज। अब हम बात करेंगे ज्योतिषीय उपायों के ऊपर। साथियों पहला ज्योतिष उपाय है कि आपको चांदी की चैन पहननी है। सोमवार के दिन आप चांदी की चेन का धारण कीजिए, चांदी की चेन धारण कीजिए गले में, और इसके साथ साथ आप चांदी की अंगूठी भी बनवा सकते हैं और हाथ में पहन सकते हैं। चांदी की अंगूठी बनवाकर आपको कनिष्ठिका उंगली यानी सबसे छोटी उंगली जो होती है हाथ की, उसमें पहने आप, तो आपको चंद्रमा के अच्छे प्रभाव मिलने लगेंगे। इसके साथ साथ आप चांदी के गिलास में पानी भी पी सकते हैं। प्रतिदिन चांदी के गिलास में पानी पीजिए, तो भी आपको अच्छा फल मिलेगा, आपके अंदर शीतलता बढ़ेगी। इसके साथ साथ सफेद गाय को प्रतिदिन आपको रोटी डालनी है, मीठी रोटी डाले तो और अच्छा। प्रतिदिन गाय को आपको रोटी डालनी है, सफेद गाय को। इसके साथ साथ दूध, दही, पनीर, चावल, चीनी, जो भी चंद्रमा की चीजें हैं, इनका आपको दान करना है सोमवार के दिन। इनका दान करने से भी आप अपने चंद्रमा को अच्छा करेंगे। इसके साथ अगला उपाय है कि आपको शिव जी की आराधना करनी है। साथियों ये बहुत ही कारगर उपाय है, तो इसे आप जरूर करें। शिव जी की आराधना प्रति सोमवार को करें और हो सके तो प्रतिदिन करें। शिवलिंग पर आप दूध व जल चढ़ाएं प्रति सोमवार को। इसके साथ साथ हो सके तो सोमवार का व्रत भी रखें। यह कार्य करने से आप अपने चंद्रमा को बहुत हद तक मजबूत कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगला उपाय है कि आपको शिव जी के मंत्र का जाप करना है। किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय का जाप करें या फिर ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप साथियों शिव जी के पाठ भी कर सकते हैं, जैसे तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना समय दे पाते हैं, परंतु आपको कम से कम ओम नमः शिवाय का जाप तो करना ही है। सोमवार को इसका जाप आप 108 बार करें। इसके साथ साथ चंद्र के मंत्र का भी आपको जाप करना है, जो है ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इसका आप 108 बार जाप करें, प्रति सोमवार को करें, तो आपको इसके अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे, यानी आप अपने चंद्रमा को सही करते नजर आएंगे, सही कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगला उपाय है कि आपको चंद्रमा के रत्न सफेद मोती को पहनना है। साथियों परंतु इस रत्न को पहनने से पहले आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे विद्वान से अपनी जन्म कुंडली दिखा लेनी चाहिए और तभी इस रत्न को पहनना चाहिए। क्योंकि साथियों किसी भी रत्न को पहनने से पहले उसकी कुछ विशेष स्थितियां होती हैं कुंडली में, तभी हमें उन्हें पहनना चाहिए। तो इसलिए आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पहले अपनी कुंडली दिखाइए और फिर इस रत्न को पहनिए, अदरवाइज आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हानि हो सकती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो साथियों ये मैंने आपको कुछ उपाय बताए हैं चंद्रमा के, जिससे आप अपने चंद्रमा को, अशुभ चंद्रमा को शांत कर सकते हैं और उसके अशुभ प्रभावों में कमी कर सकते हैं। तो साथियों ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें अवश्य कमेंट करके बताइए। आपका जब कमेंट प्राप्त होता है तो हमें बहुत खुशी होती है, हमारा उत्साह बढ़ता है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी यदि आपको सुझाव देना है या फिर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं, और आपको हमारे नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।
और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर, वीडियो के नीचे जो नंबर दिए हैं, इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। न्यूनतम शुल्क लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।